अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, मैंने ना ऑलरेडी नॉर्मल डिलीवरी टिप्स पर काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो न्यू कमर्स हैं ना, वो ये चाहती हैं कि जो मेरी करंट प्रेगनेंसी चल रही है, आप उसमें क्या-क्या आप एहतियातें करती हैं, क्या-क्या करती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो हमसे हार्ट टू हार्ट डिस्कस करें। वो ये चाहती हैं कि जो भी करंट सिचुएशन है आप उसमें क्या-क्या कर रही हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं कर रही हैं, तो वो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। अच्छा, टिप्स बताने से पहले मैं आप लोगों को ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये जितनी भी टिप्स हैं, ये मैं पर्सनली ख़ुद फ़ॉलो करती आ रही हूँ अपनी सेकंड प्रेगनेंसी से लेके अब तक। फ़र्स्ट प्रेगनेंसी को तो मैं बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करती हूँ, क्योंकि वो सी सेक्शन हुआ था तो उसमें इतना पता भी नहीं था। सेकंड से लेके अब तक, यानी कि मेरी फोर्थ प्रेगनेंसी अगर आप कहें तो, अगर हम फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात नहीं करते तो इन सारी प्रेगनेंसीज़ में मैंने ये अपनी रूटीन सेम रखी थी। अच्छा, कुछ टिप्स जो हैं वो मैंने ख़ुद ही से अडेप्ट कर ली थी, कुछ टिप्स जो हैं वो मैंने पढ़ी थी, जो मुझे समझ आईं और मुझ पे उन्होंने वर्क किया, तो वो मैंने रूटीन में अपनी शामिल की हुई हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना ही मैंने कहीं पढ़ी, ना ही कहीं मैंने प्रैक्टिस में देखी, ना सुनी। वो ख़ुद से मुझे फ़ील हुआ कि ये चीज़ मेरे लिए बेटर है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये मेरे लिए बेहतर होगा, तो मैं ख़ुद से ही फ़ॉलो करने लगी। अब ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एक एडवाइस है। आप लोगों ने सिर्फ ये कहा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी जो भी टिप्स हैं वो शेयर करें, तो मैं सिंपल वो शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं दे रही कि जो मैं करती हूँ आप भी वही करें। कुछ पे ये वर्क करेंगी और कुछ पे हो सकता है ना वर्क करें, तो आप अपनी हेल्थ और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इन टिप्स को फॉलो करेगा और आपके लिए जो बेहतर हो, आप बेहतर जानती हैं कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ नहीं है, तो उस हिसाब से फिर आप इनको फॉलो कीजिएगा। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, फ़र्स्ट टिप बताने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ इस टिप से मुताल्लिक कि मुझे परफ्यूम्स और जो खुशबू लगाना बेसिकली मुझे पसंद है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। मुझे पसंद है कि मैं परफ्यूम, नए-नए परफ्यूम लगा के रखूँ घर में भी, और ज़ाहिर है ख़वातीन को बाहर परफ्यूम लगाने की इजाज़त नहीं है, तो मेरी कोशिश भी और मेरी पसंद भी ये है कि मैं हमेशा लाइट, जो जिसकी स्मेल बहुत ही सटल होती है ना, मैं वो परफ्यूम हमेशा यूज़ करती हूँ। और घर में भी मैं इवन नॉर्मली, जब मैं प्रेगनेंसी मेरी नहीं होती है, मैं नॉर्मली भी मतलब ये मेरी आदत है कि मैं, जैसे सब लोग क्रीम लगाते हैं माउथ वॉश करके या और चीज़ें लगाते हैं, तो मेरी ये रूटीन में है कि मैं परफ्यूम भी यूज़ करती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं कंसीव कर लेती हूँ ना, तो मैंने ये बहश्ती ज़ेवर में भी पढ़ा था और आई थिंक ख़वातीन इंसाइक्लोपीडिया में भी मैंने पढ़ा था, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन ये मैंने कहीं पढ़ा था कि जब औरत जो है वो हामला होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसको खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ मैंने पढ़ी थी जब मैंने सेकंड टाइम कंसीव किया था ना, जब मैंने वी बैक अचीव किया था, तो उस टाइम जब मैंने कंसीव किया था, तो वहाँ तब मैंने ये पढ़ा था। और उस वक्त के बाद से जब भी मैंने कंसीव किया, मैंने कभी भी परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, जब सब चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाती थी, उसके बाद फिर मैं दोबारा से अपनी रूटीन में शामिल कर लेती हूँ परफ्यूम, क्योंकि ये मेरी आदत है, मुझे पसंद है। लेकिन मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी किसी भी किस्म की खुशबू से रिलेटेड मैं कोई भी चीज़ नहीं लगाती कि बहुत ज़्यादा, अब वो सिर्फ परफ्यूम ही नहीं, उसमें क्रीम्स वगैरह भी शामिल है। मैं बहुत ज़्यादा जो परफ्यूम वाली क्रीम्स होती हैं जिसमें बहुत खुशबू होती है, वो नहीं लगाती। वैसे भी मैं नहीं लगाती, सिर्फ एलोवेरा जेल मैं यूज़ करती हूँ थ्रू आउट प्रेगनेंसी। बहुत ज़्यादा जो परफ्यूम फ्रेगरेंस वाला जो सोप होता है वो मैं यूज़ नहीं करती, मतलब अपने आप को बेसिकली खुशबू से अवॉइड करना है। अच्छा, ये मैं जो है फ़ॉलो करती आ रही थी, अब तक मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। इस प्रेगनेंसी में भी मैंने अभी तक परफ्यूम यूज़ नहीं किया है। तो जब मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, मैंने कहा कि जब मैं ये लोगों को बताऊंगी कि परफ्यूम नहीं यूज़ करती हूँ, तो इसके पीछे का रीज़न भी तो पता होना चाहिए, कोई लॉजिक भी तो होनी चाहिए कि परफ्यूम क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो अब मैंने ये गूगल किया। पहले तो मैं ऐसे ही ब्लाइंडली फ़ॉलो कर रही थी इस टिप को, लेकिन मैंने गूगल किया इस वीडियो को बनाने से पहले, तो वहाँ पर भी, गूगल में भी वो यही बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये लिखा है कि परफ्यूम जो है वो प्रेगनेंसी में यूज़ करना सेफ़ तो है, लेकिन कुछ जो परफ्यूम्स हैं या कुछ खुशबुएँ ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी क्रिएट करती हैं, या कुछ ख़वातीन होती हैं जो कि
खुशबुओं से वो अब किसी भी चीज़ की स्मेल हो उससे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो परफ्यूम्स में होते हैं, और ज़्यादातर हम कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम तो यूज़ करते नहीं हैं, ज़्यादातर केमिकल वाले ही परफ्यूम्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो केमिकल्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स होते हैं, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है उसको डिस्टर्बेंस उसमें क्रिएट कर सकते हैं। कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स का तो नाम आपने सुना होगा, परफ्यूम्स के पीछे कुछ इस तरह के लिखा हुआ होता है। तो ये बेसिकली कार्सिनोजेंस होते हैं जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम यानी हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और ये बर्थ डिफेक्ट भी इसमें हो सकता है अगर कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ खुशबू है या आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं खुशबुओं से। तो बेहतर ये है कि आप खुशबू अवॉइड ही करें तो बेहतर है। तो मैं ये अपनी हर प्रेगनेंसी में खुशबू से अवॉइड करती हूँ। अच्छा, सेकंड टिप जो कि मैं अपनी सारी प्रेगनेंसीज़ में फ़ॉलो करती आ रही हूँ, अब ये कुछ लोग इससे एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं करेंगे, वो ये कि मैं बिल्कुल भी गोलियाँ नहीं खाती किसी भी किस्म के दर्द से रिलेटेड हो। मतलब आप डॉक्टर के पास जाओ, उन्हें बताएं कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है या मेरी टांगों में दर्द है या मुझे एसिडिटी है, मुझे ना वॉमिटिंग है या नौजिया, आप इस तरह का कुछ भी उनको बताते जाएंगे ना, वो एक एक पिल ऐड करते जाएंगे। अच्छा, वॉमिटिंग है, ये गोली खाना, एसिडिटी है, ये गोली खाना, कमर में दर्द है, ये गोली खाना। तो मैंने फ़र्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसीज़ में ये सब देखा कि डॉक्टर जो हैं उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि कितनी गोलियां हमारे अंदर जा रही हैं, उनको बस ये होता है कि इसका इलाज ये है तो आप ये खाते जाओ। और आपको पता है कि हर गोली का साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है, तो वो डॉक्टर तो इतना आपको नहीं उस चीज़ को कंसीडर करते हैं, बस उनको आपकी उससे मतलब होता है कि आपकी जल्दी से आप क्योर हो जाएं। तो मैं इस तरह की जितनी भी मेरे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, और प्रेगनेंसीज़ में आती ही आती हैं, आपकी कमर में दर्द लाजमी होता है क्योंकि आपका पोस्चर चेंज हो रहा होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो कमर का दर्द, और फिर जब वेट बढ़ता है तो शियाटिका पेन स्टार्ट हो जाता है, टांगों में दर्द होता है जब आपकी वेन्स दब रही होती हैं बच्चे के वेट से। तो ये सब जब नॉर्मल होना ही होना है तो हम चाहे गोली खा लें। मुझे याद है जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे इतनी ज़्यादा एसिडिटी होती थी तो डॉक्टर ने मुझे गोली लिख कर दी थी कि आप ये गोली खा लेना जब आपको एसिडिटी हो। तो जब मैं वो गोली भी खाती थी तब भी वो कोई असर नहीं होता था, बस मुझे ऐसा लगता था कि मैं फ़ालतू की एक गोली अपने बॉडी के अंदर डाल रही हूँ। उसका असर होता भी था तो वो कुछ देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए होता था, फिर वहीं से दोबारा बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाती थी। तो तब से ही मैंने यही रियलाइज़ किया कि ये सब वक्ती तौर पे गोलियां डॉक्टर दे देते हैं कि आप ये खा लें, और इनके कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट फिर आपको डिलीवरी के वक्त फ़ेस करने पड़ते हैं, जो कि मैं नहीं चाहती। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि नहीं चाहती हैं कि उनको डिलीवरी के टाइम पे कोई भी मुश्किल हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो। बहुत स्मूथली डिलीवरी की खातिर मैं इन सारी पिल से अवॉइड करती हूँ। जो छोटे मोटे दर्द होते हैं कोशिश करती हूँ कि पैर में मसाज कर लूँ, अगर पैर में दर्द है, कमर में ऑयलिंग कर लूँ हल्की सी। इसी तरह से मैं बर्दाश्त, या तो आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लेती हूँ। बेसिकली थोड़ा सा बर्दाश्त करना होता है कि इन सब चीज़ों को आप हैंडल आपको किस तरह से करना है। अगर आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठी रहेंगी कि ये दर्द है, वहाँ मुश्किल हो रही है, उठने बैठने में मुश्किल हो रही है, तो वो तो होती ही होती है, क्योंकि आप एक बेबी को कैरी कर रही हैं। आपकी बॉडी में एक और बॉडी है जिसको आपने कैरी करना है 9 मंथ। तो ये कोई आसान काम नहीं है, तभी अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा बहुत ज़्यादा बुलंद रखा है, ऐसे ही नहीं बना दिया है। तो हाँ, सेकंड टिप ये है कि मैं बिल्कुल भी गोलियों से बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। हाँ, मेडिकेशन जो मेरी होम्योपैथिक मेडिकेशन होती है वो मैं स्टार्टिंग से ही वो खाना स्टार्ट कर देती हूँ। वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं वो मैं किस तरह से खाती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जान पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी जो सब्सक्राइबर हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं अभी भी, उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किए हैं और बार बार किए हैं कि आप हमें प्लीज़ दवाइयों का बता दें कि आप कौन सी दवाइयाँ यूज़ करती हैं जो कि होम्योपैथिक हैं। अच्छा, थर्ड टिप से भी कुछ लोग एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे। वो ये कि जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये मैं अपनी बॉडी के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि मेरी बॉडी बेयर कर लेती है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। अब मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं करूँगी कि आप भी ऐसे ही करें। मुझे याद है कि मैंने अपनी हर प्रेगनेंसी में, जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है ना, ख़ास तौर पे 8 और 9 मंथ में, मैं खूब अपने घर की फ़र्नीचर सेटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। खूब फ़र्नीचर इधर से उधर खिसकाना और हैवी काम करना, कपड़े धोना और बाल्टियाँ हैवी उठाना, ये मैं करती हूँ। अच्छा, अब कुछ ख़वातीन, मुझे हो सकता है मुझे सुनने के बाद वो भी इस तरह से करना स्टार्ट कर दें, तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से ही वर्क कीजिएगा,
क्योंकि मुझे पता है कि मैं नॉर्मली कितना वेट उठाती हूँ, कितना फ़र्नीचर खिसकाती हूँ नॉर्मली। तो मैं प्रेगनेंसी में भी उसी हिसाब से, ये नहीं कि मैंने जो है वो किया और फिर मैं अगले दिन बेड पे पड़ गई। मुझे पता है कि मेरी बॉडी किस तरह से वर्क करती है और मुझे कितना वेट उठाना है या कितना हैवी काम करना मेरे लिए सूटेबल है, तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ। लेकिन मैंने हर प्रेगनेंसी में जो है मैं ये रखती थी कि ये वाला हिस्सा यानी कि घर की सेटिंग का मैं अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में ही करूँगी और वो मैं सेटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो उससे हैवी आपको मतलब हैवीनेस आपको अपनी बॉडी को देनी है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी ठंडे पानी से मैं नहीं नहाती, चाहे वो मेरा पहला महीना हो, चाहे वो मेरा आखिरी महीना हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। मैं नीम गर्म पानी इस्तेमाल करती हूँ। जब सर्दियाँ होती हैं तो मैं ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करती हूँ, खूब गर्म, जिससे सिकाई हो जाती है ना बॉडी की। मैं वो वाला पानी यूज़ करती हूँ जब सर्दियाँ होती हैं। और जब थर्ड ट्राइमेस्टर होता है मैं बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीती। मतलब आपको कोल्ड वाटर से बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको लास्ट ट्राइमेस्टर उसमें ख़ास तौर पे अपनी बॉडी को वार्म रखना है, पंखा स्लो चलाना है। वैसे भी मुझे आदत नहीं है बहुत ज़्यादा ठंड की, मुझे सर्दी इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है और सर्दी में मुझसे इतना काम होता भी नहीं है। सर्दी भी मुझे बहुत लगती है नॉर्मली भी, तो ये मेरे लिए करना सब कुछ आसान हो जाता है। अच्छा, इसी टिप में मैं एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी कि जहाँ ठंडे गरम की बात हो रही, तो ठंडा गरम फिर मैं जिस तरह बाहर से मैं अपने आप को गरम रखती हूँ, उसी तरह अंदर से भी मैं जो भी चीज़ें खाती हूँ वो गरम चीज़ें होती हैं। ख़ास तौर पे थर्ड ट्राइमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी गर्म चीज़ें नहीं खानी होती हैं। उस पर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि मैं फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या खाती थी, सेकंड में, थर्ड में। और अभी भी जो मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इससे भी रिलेटेड एक डाइट रूटीन शेयर कर दूँ कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं क्या क्या मेरी रूटीन थी, सेकंड में और थर्ड में। इंशाल्लाह वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि गर्म चीज़ों में जो है वो खजूरें, और खजूरें मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ। और असली घी का इस्तेमाल मैं 9 मंथ में स्टार्ट करती हूँ, इससे पहले मैं नहीं करती हूँ। बाकी नट्स वगैरह जो होते हैं वो दूध के साथ मैं लेती हूँ, वो थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद ही स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले मैं गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं लेती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टिप जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी वियर्ड लगे, एग्री और डिसएग्री की मैं यहाँ बात नहीं करी, वो इस सेंस में कि मैं जो हूँ बिल्कुल भी फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं करती, ना ज़्यादा फ़ोन करती हूँ किसी को, ना ज़्यादा किसी फ़ोन पे बात करती हूँ, ना ज़्यादा किसी से मतलब मिलना जुलना कम करती हूँ। क्योंकि जितनी ज़्यादा बातें होती हैं, जितनी ज़्यादा आपको सब देखते हैं, तो वो अपनी अपनी एडवाइस देंगे, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, अब तुम्हारा 9 मंथ है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, जो कि मैं फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में अपनी देख चुकी हूँ कि हर किसी ने मुझे जो जो कुछ कहा वो मैंने किया था। बिल्कुल मैं वो बनी हुई थी कि बस एक पपेट होता है ना, कि उस किसी ने इस तरफ मोड़ दिया, किसी ने ये खिला दिया, किसी ने वो कर दिया, इस तरह करो, ऐसे करो। तो बंदा ही इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो ख़ुद ही फ़ैसला करने के काबिल नहीं रहता कि वो उसके लिए क्या सही है, वो ख़ुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहा होता। तो फर्स्ट थिंग ये कि मैं अपनी प्रेगनेंसी की जो न्यूज़ है वो बिल्कुल भी किसी को नहीं बताती हूँ। इवन के अपने घर वालों को भी बहुत देर में बताती हूँ, जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर करीब करीब होता है या मतलब नज़दीक मेरे दिन आ जाते हैं, जब भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ। इससे पहले अगर पता चल जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं ख़ुद से नहीं बताती हूँ, ताकि जितना हो सके लोगों की बातों से, लोगों के रवैयों से भी एक तो बंदा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ किसी ने कुछ भी कह दिया, छोटी छोटी बातें भी फिर मूड स्विंग्स का बाइस बनती हैं। तो मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं लोगों से अवॉइड करती हूँ कि मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करूँ। और ख़ास तौर पे जब मेरा 9 मंथ स्टार्ट होता है तो मैं बिल्कुल, मेरा तो मोबाइल ही स्विच ऑफ होता है। मैं बिल्कुल भी किसी की कॉल अटेंड नहीं करती और ना ही किसी को कॉल करती हूँ। सही होता है कि अच्छा, ये मैं आपको एडवाइस नहीं करी कि आप भी इसी तरह करें। अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है, सेकंड प्रेगनेंसी है, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपकी अम्मी या आपका कोई भी करीबी जो है वो आपको बेहतर गाइड कर सके। तो ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन बंद करके बैठ जाएं, वो आपको कुछ अहम बात बताना चाह रही हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लोगों की बातों से मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ। पैनिक इन द सेंस कि साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं वो बातें कि ऐसे करो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी ये मशवरा नहीं दूँगी कि आप किसी की बात ना सुने या किसी की गाइडेंस ना लें। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं मेरी तरह, तो आप बिल्कुल ये फॉलो कर सकती हैं टिप। अदरवाइज़ आपको
अपना मोबाइल खुला रखना चाहिए, कभी भी एमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट टिप जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरी डॉक्टर ने मुझे बताई थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इसकी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं क्योंकि इतना बॉडी वेट नहीं बढ़ता। सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग से जब बेबी वेट एकदम से गेन होना शुरू होता है, टमी बाहर आना शुरू होती है, तो उस वक्त हैवी फील होता है, आपकी थाइस में दर्द होना स्टार्ट होता है और शाटी का नर्व, मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन रहता है पैरों में। तो उसमें मेरी डॉक्टर ने, वो तो खैर मुझे निहार मुँह मतलब सुबह उठने से पहले ही उसने मुझे ये बताई थी कि जो मेरी होम्योपैथिक डॉक्टर है, कि अपनी जो टांगें हैं वो मतलब उठने से पहले ही, लेटे लेटे ही अपनी टांगें इतनी खोलनी हैं कि आपको पेन फील हो, मतलब जितना आप स्ट्रेच कर सकती हैं अपनी टांगों को, अपनी थाइस को, उतना आपको करनी है। तो सुबह तो मुझे इतना याद नहीं रहता और अगर याद भी रहता है तो इतनी प्रैक्टिस हो नहीं पाती, लेकिन मैं पूरा दिन अपना पोस्चर इस तरह से रखती हूँ कि मैं चेयर पे कम से कम बैठूँ या नीचे जो है वो आलती पालती मार के बैठूँ, और जब वैसे भी नॉर्मल बेड पे भी बैठूँ तो मैं बेसिकली अपनी टांगों को चौड़ा करके खोल के इस तरह से बैठना है कि आपका जो थाई वाला जो पार्ट है ना वो स्ट्रेच रहे, ताकि जब वो डिलीवरी का टाइम हो तो उसको इतनी आदत हो कि वो उसके जो मसल्स हों स्टिफ ना हो और आपको डिलीवरी में फिर बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो मैं सेकंड ट्राइमेस्टर से ही अपनी स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर देती हूँ और बाकायदा मैं कोई ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने बैठती हूँ, फ्लोर मैट बिछाती हूँ कि 10 से 15 से 20 मिनट मुझे एक्सरसाइज करनी है, स्क्वाटिंग करनी है, नहीं। जो मेरे डेली रूटीन के काम है मैं वही इसी तरह से अंजाम देती हूँ कि मेरी खुद ही से ये एक्सरसाइज होने लगती है। मैं कभी भी बाकायदा तौर पे मैंने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की अपनी किसी भी प्रेगनेंसी में। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या 9 मंथ में डिलीवरी डेट से करीब आप ये एक्सरसाइज करें, ऐसे करें, ऐसे करें। मैंने कभी भी प्रॉपर बैठ के या इस तरह से एक्सरसाइज नहीं की। अपनी डेली रूटीन ही मैंने इस तरह से बना ली कि मेरी खुद ही से एक्सरसाइज होती रहती है। अच्छा, जो लास्ट टिप है वो जो मुझे अभी याद आ रही है वो ये कि मैं जब मेरी ड्यू डेट करीब आ जाती है ना, मतलब समझ लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी महीने की इस मंथ की 25 डेट है ड्यू डेट, तो मैं 21 से यानी कि एक हफ़्ता पहले से ही या कुछ दिन पहले से ही हैवी वर्क स्टार्ट कर देती हूँ कि वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी काम। और वही जो मैंने बताया कि फ़र्नीचर वगैरह सेटिंग, वो तो खैर पहले ही कर चुकी होती, लेकिन उन दौरान मुझे याद है मेरी जब भी मेरे लेबर पेन स्टार्ट हुए तो मैं कोई हैवी वर्क ही कर रही होती थी। जैसे हरीम की दफ़ा में भी मैंने मशीन लगाई हुई थी, हफ्सा की दफ़ा में भी मैं कपड़े धो रही थी। इस तरह से हैवी वर्क मैं बिल्कुल आखिर के दिनों में रखती हूँ, जिसमें नीचे पे ज़्यादा ज़ोर पड़े, जो बैठने का काम हो, हैवी हो, इस तरह का वर्क मैं लास्ट डेज़ के लिए छोड़ती हूँ और उस वक्त करती हूँ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नॉर्मल लेबर पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। बस यही कुछ है, यही सारी टिप्स हैं जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। इसके अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी स्पेशल डाइट नहीं है, जो है वो आपके सामने ही मैंने सब कुछ बता दिया है। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।